तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इजिप्ट यानी मिस्र। तो इजिप्ट जो है ये सहारा का जो डेज़र्ट है, सहारा का जो डेज़र्ट है उसमें एक गार्डन की तरह है। कैसा है? गार्डन की तरह। तो ये जो और ये गार्डन की तरह है क्यों? तो ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये है नाइल रिवर। ठीक, तो नाइल रिवर आप देखिए इजिप्ट से क्रॉस होकर के इस तरह से मेडिटेरेनियन सी में जाकर के टर्मिनेट होती है। और यहाँ के कुछ लोकेशंस को हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए लेक नासेर, ये ठीक। तो एक तो ये हो गई लेक नासेर, और यहाँ पे बना है एक डैम, है ना। और इस डैम का नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है आसवान। क्या नाम है इसका? आसवान। ठीक, दो नाम दिमाग में बिठा लिया जाए। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए आगे जा कर के यहाँ पे कायरो, कायरो का लोकेशन। और कायरो के लोकेशन के बाद ये रहा कायरो का लोकेशन, है ना। कायरो के लोकेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल के ऊपर हमने पहले भी डिटेल में बात की हुई है। और स्वेज कैनाल के पास ये वाला जो पेनिनसुला है, इस बात ये आपने नोटिस किया कि अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट कंट्री का एक पार्ट कितना? इतना। इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, ग्रीन कलर से। तो इजिप्ट का ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये किसका हिस्सा है? ये एशिया का हिस्सा है भाई। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इधर इज़राइल है। तो ये सब कहाँ के देश हैं? एशिया के देश हैं, है ना। तो यानी कि इतना हिस्सा जिसको मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, इतना हिस्सा ये वाला, ये किस में आता है? ये आता है एशिया में। तो इस हिसाब से भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इजिप्ट का थोड़ा सा पार्ट किस में चला गया? एशिया में चला गया। लेकिन पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से ये वाला भी जो पार्ट है, ये वाला जिसको हम ग्रीन कलर के अंदर हमने किया है, अभी मैं येलो के अंदर कर रहा हूँ, ये किसका है? इजिप्ट का ही है। ठीक है, ऑब्वियसली आप डायग्राम में भी क्लियर पता चल रहा है, येलो कलर से बना रखा है, इसको भी येलो कलर से, है ना। ये पूरा येलो कलर से बना रखा है, इधर भी है। अच्छा भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इजिप्ट का जो पार्ट एशिया की तरफ ज्योग्राफिकली आता है वो कौन सा पेनिनसुला है? वो कौन सा पेनिनसुला है? तो वो है सिनाई। उसका नाम क्या है? सिनाई, सिनाई पेनिनसुला। और सिनाई पेनिनसुला कहाँ है? ये रहा। इसको मैं ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला। ये जो पेनिनसुला है, ये जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो। तो यार एक यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ देख लीजिए और एक यहाँ देख लीजिए। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? सिनाई पेनिनसुला। चलिए, ये याद रखना है। इसके अलावा एक नाम, एक लोकेशन और आपको याद रखनी है, और वो है इस्माइलिया। वो क्या है? इस्माइलिया। तो इस्माइलिया जो है, ये नाम आपको याद रखना है। इस्माइलिया के अलावा इधर देखिए अलेक्जेंड्रिया। ये देखिए एक लोकेशन क्या है? अलेक्जेंड्रिया। तो इन जो अभी मैंने आपको लोकेशंस बताई, कितनी बता दी मैंने? एक मैंने आपको नासेर लेक बताया, एक मैंने आपको आसवान डैम बताया, फिर इसके बाद मैंने सिनाई पेनिनसुला बताया, सिनाई प्रायद्वीप बताया, फिर इसके बाद मैंने कायरो की बात की, फिर मैंने बोला कि इस्माइलिया आपको याद रखना है, और फिर मैंने बताया कि आपको अलेक्जेंड्रिया याद रखना है। ठीक, अब हम अपने जो बात कर रहे थे उसमें आते हैं कि भाई ये जो लॉन्गेस्ट रिवर जो वर्ल्ड की है, नाइल रिवर, ये पास कहाँ से होती है? इजिप्ट से, मिस्र से पास होती है। ठीक है, तो ये कौन सा देश है? मिस्र। अब इसके बाद इजिप्ट का ये देखिए यहाँ पर ये हुआ कुछ पार्ट जो है वो किस में आता है? एशिया में आता है जोग्राफिकली, और वो कौन सा है? सिनाई पेनिनसुला। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करें। तो ये जो रिवर है, नाइल रिवर है, हमें पता है कि रिवर के साइड में जो सॉइल होता है उसको क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। तो ये जो एलुवियल सॉइल है, ये वन ऑफ द बेस्ट फर्टाइल सॉइल है पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो
तो बहुत फर्टाइल ये एलुवियल सॉइल है। और इसकी जो विड्थ है, जैसे ये रिवर हो गई, तो कहाँ तक ये बेल्ट पूरी कवर करती है, तो ये 26 किलोमीटर तक कवर करती है मैक्सिमम, है ना। यानी कि ये जो फर्टाइल लैंड वाली जो बेल्ट बनेगी, ये देखिए जब भाई ऐसे रिवर जा रही है तो इसके दोनों तरफ एलुवियल सॉइल है, तो इससे एक बेल्ट बन गई। तो इस बेल्ट का हम बात कर रहे हैं कितनी चौड़ाई मैक्सिमम हो सकती है, तो ये 26 किलोमीटर मैक्सिमम हो सकती है, किसके लिए, नाइल रिवर के लिए। चलिए, फिर इसके बाद ऊपर हमने डायग्राम में देख ही लिया था कि कायरो के पास जाते जाते ये जो रिवर है, नाइल रिवर, ये बहुत सारे स्ट्रीम्स में डिवाइडेड हो जाती है, जैसे गंगा के साथ होता है। ये देखिए यहाँ पे ये रिवर यहाँ से ऐसे जा रही है और यहाँ जाकर के कायरो के पास जाते ही यहाँ पे क्या हुआ, अपने साथ इतना एलुवियल सॉइल बहा के लाई कि वो एलुवियल यहाँ पे इकट्ठा हो गया और इसकी वजह से इसका मार्ग अवरुद्ध हुआ और ये जो रिवर है बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, और उसके बाद फाइनली कहाँ चली जाएगी, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। ठीक, चलिए, और ये जो इसकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको सहायक नदियाँ बोलते हैं, सहायक नदियाँ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ठीक, वितरिकाएँ। तो ये जो वितरिकाएँ हैं ये क्या बनाती है, ट्रायंगुलर डेल्टा बनाती हैं, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे गंगा रिवर में भी देखिए, एक ये ट्रायंगल बना, है ना, एक ये ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल बना, तो इस तरीके से ट्रायंगल यहाँ पे बनते हैं। तो ये तो बात होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी की, ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूटरी है ये, ना कि ट्रिब्यूटरी है। चलिए, अब इसके बाद आसवान डैम हमने आपको दिखाई दिया है लोकेशन। आसवान डैम जो है, आसवान डैम जो है नाइल रिवर पे बना हुआ है और ये वर्ल्ड के जितने भी ग्रेविटी डैम हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ना। अब ग्रेविटी डैम क्या होता है, इसमें हम अलग से एक डिस्कशन एक दिन लेंगे, तो उसमें टाइप्स ऑफ डैम देखेंगे। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है। उसके बाद इरिगेशन पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। सिनाई पेनिनसुला जो है वो और जो रेड सी वाला रीजन है, ये इंपॉर्टेंट मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्शन के रीजन्स हैं, है ना। तो यानी कि हम कह रहे हैं इस वाले पार्ट से ये मिनरल, भाई अब आप कहाँ जा रहे हो, अरब पेनिनसुला की तरफ जा रहे हो, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ये जो सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन होगा ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा भाई, फिर इसके बाद हमने ये स्टार्टिंग में ही देख लिया इस लेक्चर के कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इजिप्ट के सदर्न पार्ट से होकर के गुजरती है और बारिश यहाँ बहुत कम होगी, है ना। तो इस तरह से इजिप्ट का जो पूरा क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है पूरे साल भर। और अप्रैल और मई में, कब, अप्रैल और मई में यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, धूल भरी हवाएं चलती हैं। और ये जो धूल भरी हवाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, खमसिन बोलते हैं। कौन सा सिन, खमसिन। ठीक, और इनका डायरेक्शन क्या रहता है, ये साउथ से बहती हैं, ठीक है, साउथ की तरफ से आती हैं। तो अब ये हमने लास्ट क्लास में देखा था जब हमने क्लाइमेट की बात की थी, अफ्रीका के क्लाइमेट की। तो अफ्रीका के क्लाइमेट में कौन कौन से रीजन थे जहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट था। तो हमने देखा था जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो और जो साउथ वाला पार्ट है वो, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इधर साउथ वाला पार्ट और इधर नॉर्थ वाला पार्ट, यहाँ दोनों जगह क्या है, भूमध्य सागरीय तटीय जलवायु है। ठीक, भूमध्य सागरीय तटीय जलवायु। एक मिनट, भूमध्य सागरीय तटीय जलवायु। अब केवल 3% लैंड, टोटल लैंड का 3% ही केवल ऐसा एरिया है जो कि किसके लिए सुटेबल है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। लेकिन फिर भी इस 3% में भी पूरे इजिप्ट का 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक, यानी कि बहुत कम एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, लेकिन क्वालिटी वाइज इतना अच्छा है कि वहाँ पे 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है। और हालांकि अब थोड़ा कम हो गई होगी, है ना, डेटा थोड़ा सा पुराना है, बट फिर भी काफ़ी बड़ा ये एक रेशियो है।
और फार्मर्स जो हैं, इन फार्मर्स के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? फेल्ला। ठीक है, फेल्ला। तो आपको दो वर्ड यहाँ पे मिले, एक खमसिन मिला, एक मिला खमसिन, ये रहा खमसिन, और एक क्या मिला? फेल्ला मिला। ठीक है, तो जब आप इसको रिवाइज करें, तो इस तरह से कीवर्ड्स को आप साइड में अपने कॉपी में लिखते चले कि भाई जैसे आपकी कॉपी है तो कॉपी के साइड में खमसिन लिख लिया, फेल्ला लिख लिया। तो जब आप रिवाइज करें तो पूरी लाइन ना पढ़ें, सीधे खमसिन पर देखें और आप देखेंगे कि आपके दिमाग में खमसिन के बारे में जो बातें हैं वो सारी आ गई क्या। उसके बाद फिर चेक करें कि हाँ ठीक है, डस्ट लैडेन विंड्स हैं, साउथ से ब्लो कर रही हैं, है ना। तो ये सारे अप्रैल मई में इनका ये सीज़न होता है, तो ये बातें आपको दिमाग में आनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं डेट पाम की। तो भाई डेट पाम यानी ताड़ के हम पेड़ की बात कर रहे हैं, ये ओएसिस वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे उगता है। अब ओएसिस का क्या मतलब होता है? ओएसिस का आपने ऐसा देखा होगा कई बार कि जो डेजर्ट वाला एरिया रहता है, रेगिस्तान का जो इलाका रहता है, उसमें चारों तरफ रेगिस्तान रहेगा लेकिन बीच में यहाँ पे हरियाली ऐसे रहती है, पानी भरा रहता है, और यहाँ पे ऐसे इस टाइप से ऐसे ताड़ के पेड़ ऐसे लगे रहते हैं, ये इस टाइप से। तो इस तरह से बहुत सारे इसको क्या कहा जाता है? ओएसिस बोला जाता है। तो ओएसिस का मतलब क्या हो गया? भरे रेगिस्तान के बीच में कहीं पानी का आपको सोर्स मिल जाएगा, छोटा सा तालाब जैसा कह सकते हैं, लेक जैसा कह सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ओएसिस बोलते हैं। और वहीं पे आपको थोड़ी बहुत हरियाली मिल जाएगी, यानी इस तरह के पेड़ मिल जाएंगे और थोड़ी ग्रासेस मिल जाएंगी, और वहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलेशन, बसावट भी वहाँ पे मिल जाती है, कुछ लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से आप इसको आपने देखा होगा ज़रूर कहीं ना कहीं किसी वीडियो में, मूवी में भी देखा होगा। तो यहाँ पे किसको ग्रो किया जाता है? डेट पाम को। ठीक भाई, अच्छा। तो ओएसिस जो होता है फर्टाइल एरिया होता है, और यहाँ का जो ये जो यहाँ का क्लाइमेट रहेगा वो कैसा रहेगा? डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एनवायरनमेंट रहता है, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स भी मिल जाते हैं। अब कैश क्रॉप की बात करें, तो कॉटन जो है, कपास जो है यहाँ की मुख्य कैश क्रॉप है। ठीक है, यानी कि इसको लोग अपने जीविका उपार्जन के लिए नहीं, बल्कि इसको कमर्शियल सेल आउट करने के लिए इसको उगाते हैं। तो जो कॉटन की जो क्रॉप है, इसके लिए जो ऑप्टिमम हीट चाहिए होता है, ड्राइनेस चाहिए होता है, क्लियर वेदर चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ का जो कॉटन होता है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वाला कॉटन होता है, सुपीरियर क्वालिटी है इसकी। ठीक, और कायरो और अलेक्जेंड्रिया, ऊपर हमने देखा था कायरो और अलेक्जेंड्रिया। तो अब अगर आपको याद हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कायरो और अलेक्जेंड्रिया को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करें, तो देखो हमें पता है कि अलेक्जेंड्रिया कायरो यहाँ पे कहीं पे था, तो अलेक्जेंड्रिया यहाँ कहीं पे था। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसका ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लोकेशन। तो ये दोनों क्या है? ये किसके लिए फेमस है? ये इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है ना। तो जितना भी कपास का प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे जाकर के फिर यहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी करना है यहाँ से होगा। ठीक है, वहीं पे इससे कपड़े बनेंगे वगैरह। तो अलेक्जेंड्रिया जो है वो कहाँ है? ये डेल्टा, नील नदी का जो डेल्टा वाला रीजन है वहाँ पे ये अलेक्जेंड्रिया लोकेटेड है, और ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है। और कायरो जो है, कायरो इसी नदी के किनारे ही है, लेकिन थोड़ा पहले है, डेल्टा के पहले। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो देखिए इस मैप में, ये देखिए कायरो कहाँ है? कायरो के बाद से तो डेल्टा बनने स्टार्ट होते हैं। और अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? ये तो बिल्कुल डेल्टा वाले रीजन में ही है ना। और ये पोर्ट सिटी है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। तो ये हो गई बात। फिर आगे बात करें, सुएज कैनाल के बारे में हमने वैसे बात कर ली थी, लेकिन कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। जो सुएज कैनाल है ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फेमस है। 1869 में इसको कंस्ट्रक्शन हो गया, और इसके बारे में बात हमने इतनी की थी। हाँ, लेंथ इसकी देख लीजिए कितनी है, 162 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 162 किलोमीटर। तो जब तक ये कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो अगर किसी को लंदन से मुंबई जाना है वाया सी रूट, तो ये बहुत ज़्यादा पड़ता था। कितना पड़ता था? 7000 किलोमीटर। यानी कि पूरा इस तरह से, ये अगर हमारा
ये अफ्रीका है और ये इंडिया है और यहाँ कहीं लंदन है, तो भाई ऐसे जाना पड़ेगा ये। और अभी कैसा हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, सी रूट के लिए बात कर रहे हैं। तो अब ये जो 162 किलोमीटर लॉन्ग जो हमने बताया इस कैनाल का जो पाथ है, इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं, इसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं। और हमने ये देख ही लिया था साउथ वाले पार्ट में क्या था, पोर्ट स्वेज था, और नॉर्दर्न वाले पार्ट में क्या था, पोर्ट सैद। तो याद रखना कि ये कैनाल है और इस तरफ क्या है, पोर्ट सैद है, और इस तरफ क्या है, पोर्ट स्वेज है। चलिए फिर इसके बाद तो अगस्त 2015 में न्यू स्वेज कैनाल इजिप्ट जो है इसका एक स्टार्ट किया गया इसको, और इसमें इस्माइलिया को भी लिंक किया गया। मतलब यहाँ पे हमने आपसे पिछली क्लास में बात की थी कि ये लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस ट्रैफिक को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो ये प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा और कुछ ऐसे बाईपास जैसा कुछ बनाया जाए जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो ये थी बात, इतनी हमने जो की वो किसके बारे में थी, इजिप्ट के बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका। तो देखिए साउथ अफ्रीका जो है एक्सट्रीम साउथ में लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में क्या है, दक्षिण अफ्रीका कंट्री लोकेटेड है। और ये जो पेनिनसुला है, क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है, समुद्र है ना, तो ये जैसे इस टाइप से ये हो गया अपना, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका है ये। तो देखिए इधर भी ओशियन है, इधर भी ओशियन है, इधर भी है, तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, तो ये क्या हो गया, पेनिनसुला हो गया। तो ये जो पेनिनसुला है इसमें किससे किससे सराउंडेड, अटलांटिक हो गया है ना, और इंडियन ओशियन हो गया, यहाँ इस तरफ अटलांटिक हो गया, इधर इंडियन ओशियन हो गया, और इधर साउथ पोल वाला इधर जो ओशियन है ये हो गया, तीन तरफ से हो गया। और इसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, उसको क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। तो तीन केप हमने सुने, एक इंडिया वाला केप ऑफ कोमोरिन है, एक केप ऑफ गुड होप है, एक केप ऑफ हॉर्न, एक केप हॉर्न था उधर। अब इसके बाद पूरा जो साउथ अफ्रीका का प्लेट्यू है ये एक इसकी जो हाइट है वेस्ट की तरफ जाने पे डिक्रीज होती है। अब इसको ऐसे याद रखिए आप कि भाई हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक माउंटेन है, देखिए येलो कलर से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे हमने कहा था एक माउंटेन है, और ये माउंटेन का नाम हमने क्या दिया था, ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है। तो यार अगर इधर माउंटेन है तो ऑब्वियसली अगर आप किधर जाओगे, अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे, रेड कलर से दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ऑब्वियसली इधर अगर माउंटेन है तो हाइट ज़्यादा होगी, इधर जाने पे कम होगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोली है। तो आप चाहे इस लाइन को याद कर लो या ये याद कर लो कि यार ड्रैकेंसबर्ग का लोकेशन कहाँ है, तो अपने आप वहाँ से ये बात समझ में आ गई कि हाइट डिक्रीज होगा किधर जाने पे, वेस्ट की तरफ जाने पे। अच्छा, तो जो ईस्टर्न हाईलैंड है वो बहुत स्टीप उसका स्लोप है ना, यानी कि वहाँ का जो वहाँ उसकी जो ढलान है ड्रैकेंसबर्ग की वो कैसी है, बहुत तीक्ष्ण है ना, हाइट अचानक से ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो ये हो गया वेरी स्टीप स्लोप, ठीक है। और यहाँ पे वाल और ऑरेंज रिवर्स यहीं से निकलती हैं। अब इनका लोकेशन थोड़ा देख लेते हैं अलग से मैप पे। तो देखिए यहाँ पे और भी कुछ नेम हम देखेंगे। सबसे पहले रिवर की बात कर लेते हैं। देखिए भाई ये है अपना साउथ अफ्रीका, है ना। इधर देखिए एक्चुअल पोजीशन यहाँ दिख रही है आपको इस वाले मैप पे, ये ठीक है। और अब आप साउथ अफ्रीका को देखेंगे तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से रिवर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपना माउंटेन है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ऐसे करके, ठीक। अब इसी माउंटेन से एक रिवर ये देखिए ओरिजिनेट हुई, और इस रिवर का नाम क्या है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस रिवर का नाम है वाल रिवर। कौन सी रिवर, वाल रिवर, VAAL, ठीक है। ये हो गई वाल रिवर। अच्छा भाई, और वाल रिवर के बाद ये देखिए एक रिवर और है, इधर से हम इसको ओरिजिनेट कर देते हैं ऐसे, ये, और इस रिवर का नाम क्या है, ऑरेंज रिवर, ठीक है भाई। तो एक वाल हो गई और एक ऑरेंज हो गई। अब देखिए यहाँ अगर कोई पर्सन खड़ा है यहाँ, है ना, यहाँ से ये किसको देख रहा है, वाल रिवर को देख रहा है। तो वाल रिवर के उस पार मतलब इधर इसकी बात कर रहे हैं हम,
वाल रिवर के उस पार वाला एरिया जिसको कि मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इसको ये आदमी क्या बोलेगा, इसको बोलेगा ट्रांस वाल। जैसे ट्रांस हिमालय होता है, ये अपना इंडिया है जैसे मान लो, तो यहाँ हिमालय है, तो हिमालय के इस तरफ नॉर्थ की तरफ ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने ये सर्कल किया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो यानी कि हिमालय के उस पार। तो इसी तरह से वॉल रिवर जो है, वॉल रिवर के नॉर्थ की तरफ, वॉल रिवर के नॉर्थ की तरफ जो लोकेशन है उसको क्या बोल दिया जाएगा, ट्रांसवाल बोल दिया जाएगा। तो जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी जब गए थे तो ट्रांसवाल लोकेशन एरिया पे उन्होंने विजिट किया था। तो ये देखिए, ये है रेड कलर से हमने दिखा रखा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये रेड कलर वाला पार्ट कैसे बना। ये इधर से रिवर है, कौन सी रिवर है, वॉल रिवर है। वॉल रिवर के दूसरी तरफ वाला हिस्सा ट्रांसवाल। अच्छा भाई, अब हम एक और चीज़ यहाँ देखिए, एक और चीज़ देखिए, ये भी हमने आपको पहले बता रखा है कि 2 ओशियन करंट हैं साउथ अफ्रीका के दोनों तरफ, याद होना चाहिए आपको। एक ओशियन करंट ऐसे जा रही है और एक इधर से ऐसे, ठीक है भाई। तो ये वाली जो है उसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंगुएला। इसका नाम क्या है, बेंगुएला। और इस वाले का नाम क्या है, इस वाले का नाम है अगुलहास। इसका नाम है अगुलहास। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ हम लोकेशंस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये अपना साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में सबसे पहले हम कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो एक कैपिटल हो गया अपना प्रिटोरिया। ये देखिए, मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ इसको। एक कैपिटल अपना क्या हो गया, प्रिटोरिया। और एक कैपिटल हो गया केप टाउन। 2 कैपिटल हो गए। एक कैपिटल क्या है, प्रिटोरिया, और एक है केप टाउन। ठीक है भाई। अब इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, जोहानसबर्ग आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे मैं ये डॉट बना रहा हूँ, ये जोहानसबर्ग हो गया। अब जहाँ मैं डॉट बना रहा हूँ ये किम्बरले हो गया। और इधर ऊपर देखिए पीटर्सबर्ग, इधर पीटर्सबर्ग। तो हम ऐसे याद आपको कैसे करना है, याद इस तरीके से करना है, ऊपर से नीचे। तो आप ग्रुपिंग कर लो। पहले चार ऊपर वाले कौन कौन से, देखिए ये पीटर्सबर्ग हो गया। पीटर्सबर्ग के बाद फिर प्रिटोरिया हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, जोहानसबर्ग हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, किम्बरले हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, PJK या KGP, जो भी आप जैसे भी याद करना चाहें। तो 4 पहले इनको याद करो, KJP है ना। तो K फॉर किम्बरले, J फॉर जोहानसबर्ग, P फॉर प्रिटोरिया और P फॉर पीटर्सबर्ग। इतनी बात क्लियर। चलिए भाई, अब यहाँ पे जो कोस्टल सिटीज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इनकी हम क्लॉकवाइज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये डॉट जो बनाया मैंने, ये किसके लिए है, डरबन के लिए। तो ये हो गया डरबन अपना। डरबन के बाद पोर्ट सेंट जॉन्स, ये रहा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेंट जॉन्स। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पोर्ट एलिजाबेथ, ये रहा, ये डॉट बनाया मैंने, तो एलिजाबेथ हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे आप केप ऑफ गुड होप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। और केप ऑफ गुड होप के साथ साथ उसी लगभग लॉन्गिट्यूड में केप टाउन पड़ रहा है ना। तो एक हो गया केप टाउन सिटी और एक हो गया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड CG कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 सिटीज़ यहाँ पे भी हो गई। एक क्या हुआ, डरबन हुआ। फिर एक क्या हुआ, सेंट जॉन्स हो गया। फिर एक क्या हो गया, एलिजाबेथ हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, केप ऑफ गुड होप हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, केप टाउन हो गया। ठीक है भाई। तो इस तरीके से, अच्छा, इसके अलावा हमने ये बात पहले ही कर ली है, क्या, एक कंट्री का नाम बताएं जो केवल कंट्री से ही सराउंडेड है ना। तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये क्या हम दिखा रहे हैं, ये वो रीजन दिखा रहे हैं जिसको बोलते हैं लेसोथो। जिसको क्या बोलते हैं, लेसोथो। और लेसोथो की खास बात क्या है, ये एक ऐसा रीजन है जिसको कंट्री का स्टेटस मिला हुआ है और ये एक कंट्री से ही सराउंडेड है, पूरी तरह से कंट्री से ही सराउंडेड है। और ये वाला देखिए ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये स्वाजीलैंड है। तो स्वाजीलैंड का जो बॉर्डर है वो
इधर जिम्बाब्वे के इधर साथ साथ में यहाँ पे ये जो कंट्री है इसके साथ भी टच हो रहा है और इधर साउथ अफ्रीका से भी टच हो रहा है। तो इसको नहीं बोलेंगे कि ये क्या है, ये ऐसा कंट्री में नहीं आता है जो कि किसी कंट्री से ही सराउंडेड है। ठीक है, तो ये स्वाजीलैंड हो गया, स्वाजीलैंड। अब इसके बाद ठीक है, मैप्स की बात हो गई। अब हम थोड़ा यहाँ पे फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, वार्म टेम्परेट रीजन में। वार्म टेम्परेट हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये इक्वेटर के भी पास है और बिल्कुल ये पोल के पास भी नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वार्म टेम्परेट रीजन बोलेंगे। ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी। और क्योंकि ये सराउंडेड है किससे, वाटर से, वाटर बॉडीज से। देखिए ना पूरी तरह से चारों तरफ से क्या है, पानी से ही घिरा हुआ, पेनिनसुला बोल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है ये कैसा है, मॉडरेट है और कोल्ड है। ठीक है, यानी एक तरह से आइडियल जिसको टेम्परेचर कह सकते हो वैसा है। फिर बेंगुएला का जो कोल्ड करंट है वो जो है, अच्छा एक यहाँ पे थोड़ा सा, ये बेंगुएला का कोल्ड करंट है तो ये इसको ऐसे करना है, ये ठीक है बेंगुएला। हाँ, तो बेंगुएला का जो कोल्ड करंट है वो क्या करता है, इसको थोड़ा और ठंडा कर देता है, इसको थोड़ा और ठंडा कर देता है। और रेनफॉल जो है, रेनफॉल ज़्यादा हैवी नहीं होता है। इंटीरियर वाला जो रीजन है वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है। और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो डिक्रीज़ होगा कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ जाने के लिए। साउथ से नॉर्थ में तो समझा जा सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए कोस्टल रीजन में रेनफॉल ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो साउथ से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, साउथ से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो रेनफॉल कम होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रटने वाली कुछ बात नहीं हुई। फिर क्या कह रहे हैं, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो रेनफॉल जो है यहाँ इस तरफ से, ईस्ट से अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बीच में माउंटेन ही आ गया है, तो माउंटेन ऑब्वियसली जो हवा चलेगी उसको रोक लेगा, तो रेनफॉल इधर जाने पे कम ही हो जाएगा। और इधर फिर हमको पता है कि इस तरफ यहाँ डेजर्ट वाला भी एरिया है। ठीक, तो इस तरीके से आप कुछ जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, कहाँ कौन सा माउंटेन है, कहाँ कौन सा प्लेट्यू है, कौन सा डेजर्ट कहाँ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा। चलिए, फिर इसके बाद जो साउथ अफ्रीका का अंदर वाला पार्ट है, जैसे ये हो गया अपना ये साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ तो क्या है कि नॉर्मल समर में रेनफॉल होता है, लेकिन यहाँ वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ कैसा क्लाइमेट होता है, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भाई भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, इसलिए यहाँ रेनफॉल कब होगा, इस वाले रीजन में, इसमें होगा विंटर में। फिर इसके बाद, और इसका रेनफॉल का जो रीजन होगा वो क्या होगा, वो वेस्टर्लीज होगा। और वेस्टर्लीज कहाँ से आ रही हैं, ये अटलांटिक ओशियन से आ रही हैं। वेस्टर्लीज क्या है, इसको हमने अलग, इसको लेक्चर में हमको लेना है प्रॉपर, उसमें सारी जितनी भी विंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, अब टेम्परेट क्लाइमेट की जो है ईस्टर्न प्लेट्यू वाले रीजन में, ईस्टर्न प्लेट्यू वाले रीजन में क्या है, टेम्परेट क्लाइमेट है, तो वहाँ पे सॉफ्ट ग्रास डेवलप होती है और उसको बोलते क्या है, वेल्ड, उसको क्या बोलते हैं, वेल्ड। तो ये वाला जो रीजन है, ये देखिए यहाँ पे, यानी इसको अगर मैं थोड़ा दूसरे कलर्स दिखाना चाहूँ, रेड कलर्स दिखा देता हूँ, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, वेल्ड वाला रीजन है। ठीक, और ये ग्रासलैंड है बहुत फर्टाइल। तो मेज़ यहाँ का मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप यहाँ का क्या है, मेज़। तो वेल्ड रीजन जो है इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ मेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल ऑफ मेज। मेज का काफ़ी प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। मेज के बाद फिर और दूसरी क्रॉप की अगर बात करें तो वीट है और बार्ली है। और मेरिनो शीप जो भेड़ जो है ये भी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की वूल प्रोवाइड करती है। ऊन जो मिलता है, ऊन बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मिलता है मेरिनो शीप से। ठीक, न्यूजीलैंड में भी हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया में देखा था। तो साउथ अफ्रीका जो है इसका वुल के एक्सपोर्ट में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है।
अब इसके बाद दूसरे मिनरल्स की बात करते हैं। तो देखिए ये साउथ अफ्रीका फेमस था, अभी भी है थोड़ा बहुत, गोल्ड के लिए। एक टाइम पे तो गोल्ड और डायमंड के लिए बात ऐसी थी कि मैक्सिमम जो पूरा ग्लोबल प्रोडक्शन हुआ करता था वो यहीं से हुआ करता था। इसलिए बहुत सारी ओल्ड बुक्स में अभी भी यही दिया हुआ है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन यहीं से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 1970s 80s के टाइम पे इस पे लगभग 1000 टन तक प्रोडक्शन हुआ करता था। अभी तो काफ़ी कम हो गया है। अब इतना कम हो गया है कि टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता है। टॉप 10 जो गोल्ड प्रोड्यूसर है उसमें कौन है? टॉप 5 में देखिए चाइना है, उसके बाद रसिया है जो 220 का मेरे पास डेटा है। रसिया के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का, और उसके बाद यूएस हो गया, कनाडा हो गया। तो ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे मेजर प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो जहाँ पे एक टाइम पे ये लीडर हुआ करता था प्रोडक्शन के मामले में साउथ अफ्रीका, अब ये टॉप 10 में भी नहीं आता है। और अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड में भी देख लीजिए दूसरी कंट्रीज़ हैं, रसिया है, बोत्सवाना है, कनाडा है, अंगोला है, हाँ, साउथ अफ्रीका उसके बाद काफ़ी आ रहा है। तो हालांकि इसमें ये 3 कंट्रीज़ हैं टॉप 5 में, है ना। टॉप 5 में 3 कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी रसिया और कनाडा में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ट्रांसवाल रीजन की हमने बात कर ही ली है। ये फेमस है किसके लिए? गोल्ड माइनिंग के लिए, गोल्ड माइनिंग के लिए, ठीक है। ये हमने बात कर ही ली है कि ट्रांसवाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वॉल जो रिवर है उसके उत्तर की तरफ है, उस पार है ये, है ना। और कंट्री जो है, कंट्री का जो कैपिटल है वो है एक प्रिटोरिया, और प्रिटोरिया क्या है यहाँ का? एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कार्यपालिका, कार्यकारिणी वाली जो राजधानी कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कैपिटल। और गोल्डन सिटी कौन सी है? जोहानसबर्ग को बोलते हैं गोल्डन सिटी, ठीक है। पहले यहाँ बहुत गोल्ड का प्रोडक्शन हुआ है। और किम्बरले जो है ये फेमस है किसके लिए? डायमंड के लिए। किम्बरले डायमंड के लिए फेमस है। इसके अलावा बाकी भी मिनरल्स जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, यूरेनियम, प्लैटिनम, एस्बेस्टॉस, कोल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। साउथ अफ्रीका जो है क्रोमियम के मामले में लीडर है वर्ल्ड का। 90% जो दुनिया का क्रोमियम है वो कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई, स्टार मार्क कर दिया है। बाकी क्रोमियम के अगर टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो साउथ अफ्रीका तो है ही। इसके बाद एक एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, इंडिया भी है टॉप 3 में आ रहा है, टर्की है, और उसके बाद रसिया है। तो ये हो गए टॉप 5 कंट्रीज़ जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है। अब यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है, देखिए हमने ज़्यादा एग्रीकल्चर की बात नहीं की, माइनिंग यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। मुख्य जो धंधा है वो क्या है? माइनिंग है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी यहाँ पे है डेवलप काफ़ी। और जोहानसबर्ग जो है ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है साउथ अफ्रीका की, और ये भी माइनिंग, ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेंटर के तरह से फेमस है। दूसरी जो कैपिटल है वो है प्रिटोरिया, जिसको अब नाम हो गया है स्वाने, टी साइलेंट है यहाँ पे, स्वाने ये। तो ये स्टार मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे ये। तो ये क्या है? ये प्रशासनिक राजधानी है, एक कार्यपालिकीय राजधानी हो गई, और ये क्या हो गई? प्रशासनिक राजधानी हो गई। तो ये याद रखना है। और केप टाउन जो है वो क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई। केप टाउन क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल। डरबन की बात हमने ऊपर कर ली थी, और पोर्ट एलिजाबेथ की भी बात कर ली थी। ये इंपॉर्टेंट क्या है? पोर्ट्स हैं। तो ये थी बात भाई साउथ अफ्रीका की। एक बार फटाफट क्विकली इसको समराइज कर लेते हैं। नीचे से ऊपर ही अगर देख लें हम, तो हमने डरबन एलिजाबेथ का लोकेशन देखा हुआ है। नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट वेस्ट पूछ ले तो आप बता सकते हैं। केप टाउन जो है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। स्वाने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। जोहानसबर्ग लार्जेस्ट सिटी है। माइनिंग यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। क्रोमियम का ये मैंने आपको डेटा दे दिया है जो आपको याद रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम में आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, क्रोमियम साउथ अफ्रीका से मैक्सिमम निकलता है, इंडिया का लोकेशन याद कर लें। फिर बाद में आप धीरे धीरे बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी याद करें। फिर साउथ अफ्रीका लीडर किस में है? मैक्सिमम प्रोडक्शन, दुनिया का 90% क्रोमियम यहीं से निकल रहा है। और गोल्डन सिटी किम्बरले, जोहानसबर्ग किम्बरले जो है डायमंड सिटी हो गई। फिर प्रिटोरिया को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बोल दिया हमने। और ट्रांसवाल रीजन जो है गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है।
गोल्ड और डायमंड का सीक्वेंस याद करना है तो पहले फर्स्ट जो कंट्रीज़ हैं उनको याद कर लिया जाए। गोल्ड में चाइना नंबर 1, डायमंड में रसिया नंबर 1। ठीक, पहले ज़रूर साउथ अफ्रीका डायमंड और गोल्ड के मामले में टॉप में आता था। फिर हमने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमने मैपिंग देखा हुआ है। तो हमने कहा था कि इस तरीके से आप याद करेंगे कि पीटर्सबर्ग हो गया, पीटर्सबर्ग के बाद प्रिटोरिया हो गया, प्रिटोरिया के बाद जोहान्सबर्ग हो गया, जोहान्सबर्ग के बाद किम्बरले हो गया। ठीक, अच्छा इधर देखें तो इधर डरबन हो गया, डरबन के बाद सेंट जॉन्स हो गया, सेंट जॉन्स के बाद एलिजाबेथ हो गया, एलिजाबेथ के बाद केप ऑफ गुड होप हो गया और उसके बाद केप टाउन हो गया। तो ये हो गई बातें। और ट्रांसवाल वाला रीजन देख ही लिया हमने, बेंगवेला और अगुलहाज देख लिया हमने। वीट वाले भी यहाँ की क्रॉप है, लेकिन मेन क्रॉप जो है मेज़ है, कहाँ की, वेल्ड की, सॉफ्ट ग्रास वाली है। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट क्लाइमेट है। फिर इसके बाद वेस्टर्लीज़ की वजह से जो अटलांटिक ओशियन की तरफ से हवा आती है उसकी वजह से यहाँ पे विंटर में क्या होता है, रेनफॉल होता है। ध्यान रखना कि विंटर में रेनफॉल किस विंड की वजह से होता है। फिर इसके बाद इसको याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि भाई रेनफॉल जो है कहाँ से कहाँ डिक्रीज़ होती है, ये आपको वैसे ही थोड़ा सा कॉमन सेंस से पता चल जाना चाहिए कि भाई साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल कम होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कम होगा। फिर इसके बाद वाल और ऑरेंज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो भाई ये जो हाईलैंड वाला रीजन है, ड्रैकेंसबर्ग वाला जो एरिया, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये थी बात साउथ अफ्रीका। यानी आप अगर कीवर्ड्स बनाएं तो कीवर्ड्स में मुश्किल से 8-10 कीवर्ड्स बनेंगे, पूरा ये आपके टिप्स में आ जाएगा।